में खत्म हो रहे हैं। सिक्किम जो 2 जून को विद 32 असेंबली सीट्स, उड़ीसा जून 24th June with 147 assembly constituencies, Arunachal Pradesh on 2nd of June with 60 assembly constituencies, Andhra Pradesh on 11th June 24 with 175 assembly constituencies. These are the simultaneous elections to the parliament. They will be held simultaneously. They will also be held in the same phase where the parliament elections will be held. So now, when I tell you the parliamentary elections, then I will tell you. But in case of Andhra Pradesh, the date of issue of Gazette notification would be 18th of April 2024, or date of poll would be 13th May 2024. तो आंध्रा के केस में नोटिफिकेशन 18 अप्रैल 24 को होगा और डेट ऑफ पोल 13th May 24 को होगी। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन 20 मार्च को होगा और डेट ऑफ पोल 29 अप्रैल को होगी। 20 मार्च को गजट नोटिफिकेशन, 29 अप्रैल को डेट ऑफ पोल, सॉरी 19 अप्रैल को, 20 मार्च 19 अप्रैल। इस प्रकार सिक्किम में भी 20 मार्च और 19 अप्रैल, 20 मार्च को नोटिफिकेशन, 19 अप्रैल को डेट ऑफ पोल। उड़ीसा में फर्स्ट नोटिफिकेशन, दिस विल बी कंडक्टेड इन phases, and first phase would be on 18th April and date of poll would be 13th May. 5th phase में होगा second phase of the Assembly of Odisha, 26th April and 20th May. Then 6th phase and 7th phase also, Odisha would have the Assembly elections. 6th phase being on 29th April and 25th May elections. ये सब आपके साथ में हम अभी शेयर कर रहे हैं ताकि आपको लिखने में, रिपोर्ट करने में इसको आसानी हो। कमिंग टू दी जनरल इलेक्शंस टू दी लोकसभा, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार, बिगेस्ट। 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ऑफ विच 84 are reserved for SCs and 47 are reserved for STs. तो इस 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के महात्योहार में शेड्यूल बताने से पहले सभी वोटर्स का फिर से हाथ जोड़ के आग्रह, अनुरोध, गुजारिश दैट प्लीज ज्वाइन फॉर द वोटिंग, कम ऑन द डे ऑफ वोटिंग। छुट्टी मनाने ना जाएं, जरूर आ जाएं। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल, Phase 1. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें फेज 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है। फिर बिहार के लिए वहां एक फेस्टिवल है, तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार के फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां त्योहार है। और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। सो फेज 1 दिस विल लुक लाइक दिस। ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें जो फेज 1 का जो मैप है, इसमें नॉर्थ ईस्ट, नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है। सेकंड फेज,
सेकेंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में. सेकेंड फेज notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. Similarly here, in case of J&K, because of the some holiday, the date of one day would be different, date of security of nomination would be different, but date of gazette notification or date of poll would be common. फेज 1 में 21 राज्य से और राज्य जुड़ जाएंगे. सो दिस इज द मैप विच वुड बी फेज 2, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए, सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे. फेज 3 वुड बी फ्रॉम 12th of April and date of poll will be 7th of May. इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा. इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा. राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे. फोर्थ फेज में 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th of May. Date of counting in the entire country would be 4th of June for all by-elections, for the assembly elections, for the parliamentary elections. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा. इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, आंध्रा, Odisha would start, and by that time, other than that, entire South India would be complete, entire Western India would be complete, Northeast would be complete. और फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी. 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी. बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी. काउंटिंग ऑफ कोर्स इज 4th of June. It will look like this, which is in front of you, and phase 5 में 49 constituencies will be going to the poll. Phase 6 में 57 constituencies will go to the poll, starting from the gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा. लास्ट फेज, 7th फेज, notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. So last polling would be on 1st of June and counting on 4th. And इस फेज में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा. This is how the map will look. Yellow denotes the first phase and accordingly the legends are given. We will share this map also with you, ताकि आप इसे अपने साथ रख सकें, इसके हिसाब से देख सकें. ये भी कोशिश की है हमने, और अगर पूरी फेज वाइज हम पिक्चर दें, ये भी एक अच्छी स्नैपशॉट है, जिसमें फेज 1 में 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फेज 2 में 89, फेज 3 में 94, फेज 4 में 96, 49, 57, 57. So we'll start with the 102, the largest, slowly come down and finish northeast, move up from the south and finish the western area. तो इसमें वेदर और हर चीज का ध्यान रखते हुए काफी सोचने के बाद ये शेड्यूल बनाया गया है. With this, जो सिंगल फेज, सिंगल पोल डेट है वो 22 स्टेट में होगी. 2 राज्य 4 बार में जाएंगे, कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर. 3 फेज में 2 जाएंगे, छत्तीसगढ़ एंड असम. 4 फेज में 3 जाएंगे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड. 5 फेज में 2 जाएंगे, महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर की हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 1 फेज होगी. और 7 फेज में 3 जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. With this, friends,
I end my address and thank you very much. Thank you, sir, for those detailed remarks. Please hold on. So, you raise your hands, हाथ खड़ा कर दीजिए. Micers आपके पास आएंगे. So we will start with you in the first row. Where are the micers? आप आइए, इनको दे दीजिए. जो Yeah, CC sir will take 4-5 questions at one time. So after that we'll take the next person. Yeah. सर, मैं मोहित दुबे हूँ न्यूज़ नेशन से. सर, मेरा सवाल ये है कि आपने 7 चरणों में मतदान ये करवाया है. बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है. अपोजिशन पार्टियां जो है ये आरोप लगा रही हैं कि 7 चरणों में क्या जरूरत है और इसकी वजह से सत्ताधारी दल को फायदा होता है. और छोटा सा सवाल सर एक और है कि ईवीएम को लेके लगातार अपोजिशन धरना दे रहा है, सवाल उठा रहा है. आप हमेशा ये कहते रहे कि निष्पक्षता के साथ आप मतदान करवाते रहते हैं ईवीएम के माध्यम से, तो उनके सवाल के बारे में आप क्या जवाब देंगे? आप ये जो लाइट जैकेट पहने हैं सेंटर में, इनको दे दीजिए. जो हाँ, जस्ट होल्ड ऑन. सर, मेरा नाम रविंद्र सिंह शोरान है. आई वुड लाइक टू आस्क कि जो आपने बताया कि 3500 करोड़ रुपए को सीज किया, उसके बाद कार्रवाई कितने लोग जेल गए, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व थी, और जो लीकर सीज किया गया उसमें कितने केसेस रजिस्टर हुए, उसकी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन हमारे साथ कभी शेयर करता नहीं है आफ्टर द इलेक्शन हैपन्स. दिस लेडी इन द फ्रंट या इधर मिडिल में जो है, इनको माइकर्स, हाँ इनको दे दीजिए. या इनको दे दीजिए. हाँ, प्लीज स्विच ऑन योर माइक. Great. Samir Hussain from BBC News. This is an incredible feat to try and get every person who's eligible to vote. I'm wondering how much money is being spent, and in addition, what is the biggest concern in terms of these elections? Okay. The lady in the 4th row over there with that black dress, उनको दे दीजिए. माइकर्स मिडिल में, हाँ उनको जो बीच में है वो लेडी जो है, हाँ, गिव इट टू हर. यस, स्विच ऑन योर माइक. Hi, I'm Ashlyn. You said in your speech that... Can you just introduce yourself? I'm Ashlyn Matthew. From? National Herald. Thank you. You had said in your speech that there should be no hate speech. There will be a calibrated approach to code violations. But there have been several complaints against the Prime Minister and Amit Shah, but none of the EC has not taken action against them. But you have taken action against the opposition leaders. So even if you take a calibrated approach, so won't it be the opposition leaders who get picked up more, who will get notice from you more than the ruling party leaders? Yeah, the gentleman in the second row here. Yeah, please. Yeah, mic is live. Hello. Sir, Venkatraman from Dinamala, from Tamil Nadu. Sir, every election you are getting new experience regarding the control of money power. How are you going to control the money power? For example, last election 2019, at Vellore constituency, the candidate Kadir Anand, from his place, crores and crores of rupees money has been recovered from him. But what kind of action has been taken against him? And he is going to be the future candidate from the same constituency. Let me first take the answers of these questions of the first round. First question ये था कि 7 फेज में इलेक्शन क्यों, और अपोजिशन पार्टीज का ये आरोप है कि 7 फेज में होने से लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होती है, किसी को फायदा होता है. एक बार कभी पूरी कंट्री का भौगोलिक और ज्योग्राफिक इतिहास और ज्योग्राफिक स्थिति को नजर डाल के देखिए. नदी, नाले, बर्फ, पहाड़, जंगल, गर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट कभी सोच के देखिए. दे विल बी मूविंग लाइक within 3 to 4 days between the gap in the phases. They will move
दे विल वॉक लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री। उनके ऊपर प्रेशर कभी देखिए कितना होता होगा। कभी इलेक्शन मशीनरी की पूरी प्रोसेस, कभी एग्जाम्स, कभी फेस्टिवल्स, होली, रमजान, रामनवमी, पता नहीं क्या क्या फेस्टिवल्स बीच में है। जब कैलेंडर पे हम लेके बैठते हैं तो एक डेट फिक्स करते हैं, दूसरे में चली जाती है, दूसरी फिक्स करते हैं, कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। हम किसी को फेवर करने के लिए, किसी को नुकसान करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लेते, कोई भी एक्शन नहीं लेते। किसी को ऐसा भ्रम है तो वो गलत है। हम फैक्ट्स पे बात कर सकते हैं। जहां की जो मैंने कहा था, हर राज्य अपने आप में अलग अलग है। किसी राज्य में 1 में भी है, किसी राज्य में 7 में भी है। जिन राज्यों में 7 में है वहां का विस्तार बहुत बड़ा है, नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज बड़ी हैं, कंटेस्टेशंस ज्यादा हैं, इसलिए वो 7 में है। माय फ्रेंड फ्रॉम दी तमिलनाडु हैज आस्क्ड, वहां 1 में है, लेकिन वहां दूसरा चैलेंज है जिसके लिए व्हाट ही हैज टॉक्ड अबाउट, देयर इज ए चैलेंज ऑफ मनी पावर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, एंड एज आई मेंशन्ड वी आर एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ व्हाट ही हैज आस्क्ड। इफ you learn it from the assembly elections which happened in another southern state recently. We have been able to cure that menace of money power to a very large extent, and we would control this. Please don't be worried. Similarly, I'll on the expenditure side take this question from BBC that how much we spend. Each candidate is allowed to spend in the parliamentary constituencies up to 80 lakhs, up to limit, and in the assembly up to 90 up to 90 lakhs, and in the assembly up to 38. So if you combine amongst the candidate, that's the upper limit, which is the expenditure. You have asked about, somebody asked about EVMs. EVMs के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन ठीक है, आपने फिर क्वेश्चन पूछा है तो, और देश में एक ऐसा अभियान भी चल रहा है जिसको बताना भी जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा विस्तार में बता ही देता हूं। वैसे बहुत बार बता चुका हूं, 40 बार लगभग इस देश की संवैधानिक कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स ईवीएम के ऊपर में जितनी चुनौतियां हुई हैं उनको देख चुकी हैं। चुनौतियां किस प्रकार की हुई? ये हैक हो सकती है, चोरी हो जाती है, 19 लाख मिसिंग हैं, इसमें दिखाई नहीं देता है, ये कंप्यूटर से खराब हो जाती है, रिजल्ट्स बदल सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है। हर बार संवैधानिक कोर्ट्स ने इसको रिजेक्ट किया है। क्या कहा है? कभी कहा कि इसमें वायरस लग ही नहीं सकता, नो क्वेश्चन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वायरस। कभी कहा इनवैलिड वोट्स नहीं हो सकते, कभी कहा रिगिंग इज नॉट पॉसिबल, कभी कहा कि when there is section 61A in the RP Act which empowers the use of the EVMs, जब तक वो खत्म ना हो जब तक ये प्रश्न उठाना गलत है। कभी कहा कि EVMs are fool proof devices for counting and allegations of tampering are baseless। कभी कहा कि आप 1 के बदले 5 वीवीपैट गिनिए, वो हमने शुरू कर दिया। अब तो ये आ गया है नतीजा कि कोर्ट्स ने जुर्माना लगाना शुरू कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने मिस्चीवियस कहते हुए 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया, फिर माननीय उच्चतम न्यायालय ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अभी फिर रिसेंटली माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक पिटीशन खत्म की है। कितनी बार सुनेंगे? क्यों बार बार वही बिलाप करना है? कोई चीज है तो हमसे पूछिए। हैक नहीं हो सकती, किसी सूरत में नहीं हो सकती, एंड जो परिणाम आते हैं वही प्रमाण है, बार बार परिणाम आते हैं। कोई भी ईवीएम लेके बैठ जाता है सोशल मीडिया पे, वो डिब्बा लेके एक बैठ जाता है, और आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, वो थोड़ा सा एक्सपर्ट भी बन जाता है। आजकल 1-2 एक्सपर्ट भी चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो कहाँ की डिग्री है, कहाँ के एक्सपर्ट हैं, थोड़ा देखना भी चाहिए। वो बताते हैं कि ये डिब्बा है, वो टूल बॉक्स जैसा डिब्बा होता है, उसके अंदर में क्या है पता नहीं है, उसमें से एक गत्ते के डिब्बे में से एक स्लिप भी निकलती है। वो धरना भी हो जाता है कि ये स्लिप बदल गई, मैंने यहाँ बटन दबाया था और यहाँ ही गलत निकल गई। भाई आपने क्या दबाया था, किसी को बताया था क्या? क्या निकला, किसी को बताया था क्या? अरे संविधान कोर्ट्स कह रही हैं। अच्छा, जितनी बार हमसे आप पूछेंगे उतनी बार हम उसका एक क्वेश्चन लेके आपको FAQs में डाल देंगे। 100+ क्वेश्चन हैं, और
भाई, political parties have come into existence because of the EVMs. There are many smaller political parties which in the age of the ballot papers might have not come into the existence. It was the fairness and the political parties know in the heart of their hearts. सब EVMs का 3-3 बार मॉक पोल होता है, कैंडिडेट्स के सामने में होता है. फिर भी अगर कुछ आप किताब लाए हैं, किसी के पास है क्या? एक हमने किताब भी बनाई है, एक जितने लीगल केसेस 40 केस, देखिए, these are 40 cases on EVM. इसमें FAQ भी है, आप सब लीजिए इस किताब को हमसे. इसमें FAQ भी है और इसमें फ्लो चार्ट्स भी हैं. देखिए, हमारी वेबसाइट पे है ये. थोड़ा पढ़ने का तो कष्ट करिए, खासतौर से जो एक्सपर्ट महोदय हैं, वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ, मतलब कंट्री में कोई भी बन जाता है, किसी पे कोई रोक नहीं है. हमने इसमें चार्ट भी लगाया है कि कितनी बार सत्ता में रहने वाली पार्टियां ईवीएम ने बदल दी. तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं. अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं. ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं. अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं. वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो. और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है. ये क्या बात है भाई? कितने दिन? EVMs are 100% safe, 100% sure. We know now. In last 2 years, again, we have done large number of improvements. एक EVM की नंबर जो भी किस बूथ पे जाएगी वो कैंडिडेट को दिया जाएगा, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ जो MCC के बारे में प्रश्न पूछा, जिसमें आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हम बायस्ड होके किसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, किसी के खिलाफ नहीं लेते, यही आप प्रश्न बेसिकली पूछना चाह रहे हैं. पूछना नहीं चाह रही हैं, आरोप लगा रहे हैं, जिसका मुझे जवाब आपको देना चाहिए. जवाब आने के बाद भी हमने ऐसा नहीं है सब में कार्रवाई की है. वी आर वेरी, एज आई सेड, दे आर काइंड ऑफ ए मोरल सेंसर विच वी हैव इन द बिगिनिंग इशूड. और जिस किसी के भी खिलाफ में अगर कहीं भी कोई केस बनेगा, हाउसएवर हाई स्टार कैंपेनर ही और शी में बी, we will not sit back, we will take action. Next. Sir, we'll take some questions from that side. Yeah, the middle row. There is a gentleman who is holding both his hands up, उनको दे दीजिए. थोड़ा जल्दी दें. Yes sir. माइक के लोग थोड़ा जल्दी दें. थोड़ा माइक जरा जल्दी दीजिए, वो सेंट्रल रो में है, वो हाथ उठा रहे हैं वो. जी मैं आशीष हूँ, अमर उजाला डिजिटल से. मेरा सवाल है सर, जो आपने अभी 4M की बात की थी, उसके लिए क्या कोई एडिशनल डिप्लॉयमेंट आपने किया है? अगर किया है तो वो क्या है सर? Just yeah, give it to him there. Yeah, please. मैं राजस्थान पत्रिका से नवनीत मिश्रा हूँ. अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पे जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस सिस्टम को खत्म कर दिया है, और जो चुनावी चंदे की जो पारदर्शिता की बातें होती है, तो उसके लिए वो सिस्टम लाया गया था. तो आयोग का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि इसके बाद से कैश की चुनौती है वो बढ़ेगी चुनाव में. Sir, Sunil Prabhu from NDTV. Just two, three points, because you just now made a comment that every EVM has a number, and your own commission had asked for a totalizer. That totalizer has not happened because, if you wanted in the essence of free and fair election, then you should not be identified. The others, you said disclose. In the interest of the general public, and now we can't get from Mr. Arun Goel because he hasn't only cited personal reasons. In the best interest of the commission, would you be able to disclose what exactly happened? Why did Mr. Arun Goel, who worked with you and sadly is not here today in this entire process, if you can come clean about what exactly happened, what were the differences that led to his sudden and abrupt exit? That's Ravi Tripathi, DD News.
Go there. Yeah. सर मैं रवि त्रिपाठी हूँ जी न्यूज़ से। मेरा सवाल ये है कि एक तो सीट के नंबर जो सर आपने दिए हैं वो 543 के बजाय 544 हो रहे हैं काउंट करने पर, ऐसा क्यों है, ये एक तो जानकारी। और दूसरा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो सवाल खड़ा किया हमारे किसी दोस्त ने कि बार बार विपक्ष ये सवाल खड़ा करता है, तो पिछली बार उन्होंने नाम दिया कि मोदी कोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें मोदी के खिलाफ आप सॉफ्ट होते हैं और राहुल गांधी के खिलाफ आप ज्यादा एक्शन लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा आरोप क्यों लगता है चुनाव आयोग? Yeah. Gentleman next to you. Yeah. सर नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से। सर पहले तो चुनाव आयोग को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग पूरी कंप्लीट टीम हो गए हैं दोनों चुनाव आयुक्तों को, और इस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग का वास्ता हो रहा है। हमारा सवाल ये है कि ये तो हमें अंदाजा था कि जम्मू और कश्मीर में विधानसभा के चुनाव नहीं होंगे इस बार, लेकिन ऐसा क्यों किया है? हालांकि आपके पास वक्त है, कोर्ट ने भी आपको वक्त दिया है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव न कराए जाने की क्या वजहें हैं? Yeah, gentleman. Yeah, do it. Yes. Very. Sir, my name is T.N. Ashok. I used to be former editor of PTI. I also write a lot of political articles from New York. So I just wanted to know, I was just following the Federal Election Commission of the US, which publishes on its website the amount of money raised by presidential candidates. Like say, it has just come out only yesterday. Biden has raised about $106 million. Trump has raised $88 million. Nikki Haley has raised about $48 million, and Vivek Ramaswamy has raised about $24 million. Is it possible for the Election Commission of India to publish such kind of details of not the candidates, but the parties? How much have they raised for the 2024 elections? Yeah, thank you. CC will take questions. Now let me answer these questions first. Very critical, very important questions. What are in everybody's discussion during this time, and it is necessary that one clears the stand on that. So first of all, I must congratulate that you have calculated it's 544, not 543. I never guessed that anybody would so quickly calculate this. कि ये 543 सीट हैं तो 544 टोटल में कैसे आ गई? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 बार इलेक्शन होंगे, विच इज इन मणिपुर, तो वो 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए 544 है. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर्स. लेट मी कम टू मिस्टर प्रभु. यू आस्क्ड the questions on totalizers. I entirely agree with you that booth wise result मालूम होने से किस बूथ पर किसने किसको कितना वोट दिया ये जानने से it's not a best possible situation in the country. We fully agree with this, and therefore we brought totalizer. The totalizer was an instrument कि जैसे एक राउंड में 14 टेबल पर काउंटिंग हो रही है, तो 14 मशीन्स को एक साथ जोड़ दीजिए और 14 का रिजल्ट एक साथ आएगा, तो कम से कम इतना पता नहीं लगेगा. लेकिन महाशय, यहां तो एक ही मशीन के रिजल्ट पे भरोसा नहीं हो रहा. मैं 14 जोड़ दूंगा तो लोग बोलेंगे पता नहीं क्या कर दिया. लेट द पॉलिटिकल सिस्टम मैच्योर इटसेल्फ. The need is to introduce totalizer. We are ready to introduce it. Technology is ready. But let one has to work in the entire landscape. Let that be matured further. We prepared the machine to take votes of the migrant workers remote voting. The prototype is ready. Machine can take 72 polling assemblies together. That's a step towards remote voting. We are also ready at some stage for remote voting through electronically, through blockchains and all. But let such things take time to assimilate, to adjust. एक समय होता है हर आइडिया का. So perhaps the time for this idea has not come. It is a little premature. But yes, it can tackle that ill. About my friend you asked. Mr. Arun was a very, very distinguished member of our team. And I thoroughly enjoyed working with him all the time. But in every institution, somebody will have to be given the personal space
and I'm sure the personal space should not be touched and one should not be insensitive to ask personal questions. If he had personal reasons, it's fine, you must respect it. In the commission, let me make it clear to everybody. As you said, disclose, disclose, disclose. We also have another principle, participate, participate, participate. Involve all political parties. So in the commission, we have a very sound tradition, not today, of large, and I must thank this to my predecessors, worthy predecessors. Whatever we are today, it is because of them. And that's one tradition in the commission, that dissent within commission is encouraged. Within four walls of ECM, the commission room, which we call, it's a round room, because it's such a complicated exercise in the world, three minds are always better than one. We discuss, we sleep over issues, we take time, we assimilate. And हमेशा एक उसमें कहावत है ना, फिर मुझे याद आ गया वैसे ही, निंदक न्यारे राखिए, आसपास रखने चाहिए जो लोग आपको चैलेंज कर सकें. सो कमीशन में बहुत ट्रेडिशन है, वो हमेशा होता रहा है और होते रहना चाहिए. सो दैट्स द आंसर विच आई वांटेड टू गिव यू. जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस क्यों नहीं हमने कराए, ये आपने एक प्रश्न पूछा. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीरज जी आपका. हम बहुत कॉन्शियस हैं इस बात से और बीच बीच में आरोप भी लगते रहते हैं. हम वहां गए थे तब भी हमसे लोगों ने कहा कि हमें तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा आपसे कैब को कहलवाने के लिए कि इलेक्शन कराइए, और आप क्यों नहीं कर रहे हैं. तो पहली बात, आपने इतने समय से क्यों नहीं किया. तो पहली बात मैं सबके सामने ये इसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 2019. ये सबको विदित है कि 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ. उसमें जम्मू कश्मीर की असेंबली में 107 सीटों का प्रावधान किया गया. उस 107 में से 24 सीटें रिजर्व थीं पाक ऑक्यूपाइड जेएंडके की, बची 83. 83 में से 7 रिजर्व थी एससी के लिए और एसटी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था. राइट. 2022 में उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन आया और उसकी रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट करके नोटिफाई किया गया. उसने इन सीटों की संख्या में परिवर्तन कर दिया. तो अनदर एक्ट चेंज दिस नंबर ऑफ सीट्स. क्या हो गया, 107 से बढ़ के 114 हो गई, 24 उसमें पाक ऑक्यूपाइड जेके की रही, 90 बची. तो 83 से बढ़ के 90 हो गई और 9 सीट एसटी के लिए रिजर्व कर दी गई. ये नया फीचर क्रिएट हो गया. और साथ ही साथ 2 सीट माइग्रेंट्स के लिए रिजर्व कर दी गई, जिसमें से एक वुमेन की थी. और उसके बाद 1 सीट का नॉमिनेशन अलाउ किया गया, जो कि पीओके से डिस्प्लेस्ड लोग जो इंडिया में हैं उनके लिए वो रिजर्व की जाएगी. और ये सारे, जिसका मतलब Reorganization Act and Delimitation Act were not in sync, and therefore there was no occasion for the commission to conduct the election till that happens. When did that happen? That happened in December 2023 by amendment in the J&K Reorganization Act. तो हमारा मीटर कब से चालू हुआ है? दिसंबर 2023 से मीटर चालू हुआ है चुनाव कराने का. असेंबली और पार्लियामेंट में चुनाव कराने के लिए हम जेएनके के सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमसे कहा, ऑल, कि आप हमारा चुनाव पार्लियामेंट के साथ करेंगे. वी रेस्पेक्ट दैट, और हम समझते हैं कि हमारी ड्यूटी है हम उसे कराएं. सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ने टुगेदर एक स्वर में कहा कि सर हम एक साथ नहीं करा सकते. हमने पूछा क्यों, तो उनका आंसर था कि जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव साथ साथ में होंगे तो एक असेंबली में लगभग 10 से 12 कैंडिडेट खड़े होंगे. सो 90 इंटू 12 करीब 1000 कैंडिडेट हो गए. और जेएंडके में सिक्योरिटी की वजह से हर कैंडिडेट को कम से कम 2 सेक्शन फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ती है. 2 सेक्शन फोर्स का मतलब हो गया
We were all done by just after Vishu. 15th, 16th of April was what most people thought in their planning and calculations. For us, it's another extra 10 days. As somebody who's been around the constituency for the last 15 years, a week more, 10 days more is not needed for me to introduce myself to the electorate. But perhaps for the new candidate who's come for the first time, that could turn out to be a blessing for him in terms of giving him more time. On the flip side, on the other hand, it gives the voters more time to realize what he stands for and what his party stands for. So these things cut both ways. I'm not going to be reading too much into the date. It was a point of information we all needed to make our plans for. But I don't think we're going to change anything. My Parliament convention, the traditional nominating convention we have here, is still scheduled for the 19th of March, and we'll go ahead with that. Then we have the 7 assembly conventions in the following week, and all those will happen, and we'll spend, of course, pretty much I always love being here and love the people of Thiruvananthapuram, so I'm looking forward to it. No particular complaints. 2-month-long elections across the country, and the results are only on June 4th. June 4th was again a bit of a surprise. I had understood that because last time the results came on the 18th of May, and I think all the, if I remember correctly, all the parliamentarians assembled and were sworn in sometime around the late 20s of May. It was certainly in May. I can't remember the exact date. I thought that by law that meant 5 years from then we'll have the same thing. So clearly my calculations are slightly off. The 4th of June is a bit longer than I expected, but obviously I'm sure that the Election Commission knows what it's doing in terms of constitutional propriety. And if that's what it is, that's what it is. So we will expect if the results are out on the 4th of June, then it looks like we will probably have to be sworn in and so on. After that, 10 days usually they give people to come to Delhi for the swearing in and so on. So everything is going to be a little later than we have been accustomed to. I've been accustomed to in my last 3 elections, because certainly in all the previous elections, we were fully done and dusted in the course of May. Elderly people have a chance to opt for Yeah, I was wondering if my mother might be one of the early beneficiaries of this new policy. She is one of those who's over 85 and is therefore theoretically allowed to vote from home, though we haven't yet understood exactly how that works. But certainly, given the fact that she's very gamely trooped to the polling stations in the last 3 elections to vote for me, it might be nice to give her a break and let her relax at home while election officials show up to collect her vote. We'll find out about that and see how that can be done. To my mind, that's one innovation that has aroused my curiosity. Otherwise, everything the Chief Election Commissioner said is standard fare, as far as I can tell. And I'm assuming that we'll all be in a position to face elections in the same sort of spirit. What is extremely important, I think, is to underscore his message that we should conduct civilized, decent competition. There should be no hate speech. There should be no defamation, no unnecessary maligning of people. It should be about issues, principles, stands, ideologies. That's what elections are all about. And I certainly hope very much that that's how we will do it here in Kerala. Political finance is genuinely a problem. The longer the election, the more money you need to spend. I didn't hear, or maybe I didn't tune in quickly enough to find out whether they have raised the limit. Last time it was 70 lakhs for the legal expense account that we can open. I didn't wait because I knew you guys were waiting here, so I came out. But my own view is that that is an important thing for us to know, whether there will be a slight increase. Certainly, for us, the longer the campaign, the more expenditures. You know, you have not just the usual posters and so on, but there's also stages, megaphones, jeeps, vehicles throughout the constituency. All of these things cost money. Some will be spent by the party, but our party has been facing other challenges with the freezing of accounts and so on. So finance, the longer the election is, then certainly the ruling party, which is the best finance party in the country, will certainly have an advantage, because they can sustain a very long campaign far more easily than some of the smaller parties or the less well-financed parties can sustain. Thank you all very much. Are you ready for that?
Yeah, I mean, I'm as ready as I'm going to be, I think. I mean, the fact is, we probably thought it might be about 10 days sooner, but to be honest, 26th doesn't make very much difference. For me, because I'm already known to the people of Thiruvananthapuram for 15 years, 10 days more or 10 days less would not change things very much. Perhaps for the new candidate, it gives him a greater opportunity to familiarize himself with the electorate. Conversely, of course, it also gives the voters more time to know what he stands for, what he really believes in, and that could cut both ways. So in the end, I'm not sure it makes very much of a difference. June 4th for the counting is a bit of a surprise. It's a lot longer than the previous elections that I participated in, where I think each of my 3 previous elections were well done and dusted by May. June 4th would mean that normally Parliament would assemble for swearing in only after about the 14th, 15th of June, which is very much later than before. So what of the political finance? I think that is the thing that the Congress is looking forward. Look, on the political finance issue, there's no question that longer campaigns are easier for the well-financed ruling party because they have the money to sustain a very lengthy campaign, whereas for some of the smaller parties and the less well-financed parties, and Congress sadly is one of them, we will have a challenge to be able to maintain the pace for a longer duration, especially when some of our accounts have been frozen and all this is going on. So I do want to say that I think that is a challenge, but I'm very confident that the people of India who want to see a change will support us in our efforts to get our message across. And also the communist leader Paniyan Ravindran, who used to be the sitting MP when I first came in 2009. So it's a familiar face for 15 years. And I therefore regard this as a 3-cornered fight. And we'll see how things can go. I mean, as far as I'm concerned, we've already had a couple of encounters, the 3 of us together. But with such a long period, I'm sure there'll be more opportunities for the 3 candidates to meet. I hope that the Kerala tradition of debating the issues is followed by many of you channels, and that you will actually hold such debates. In my very first election in 2009, I think I had 8 or 9 debates run by channels that I could participate in with all the other candidates. The number came down in 2014 and was least in 2019. That's not a good, healthy tradition. We should be able to debate openly with each other and discuss pros and cons of where we stand. You're in the last 15 years. Yeah. What's the next vision of Toronto? Well, a number of things. First, what I'm saying to the voters is, you've seen my service. I'll remind them of some of the big achievements, from the National Highway bypass to the Vilnius port to a number of railway stoppages that people have been agitating for and hadn't received for many, many decades. The kind of services I did to expand the Technopark and bring new international companies into it, and indeed my own role in bringing totally my role in bringing the UAE consulate and the Sri Lankan honorary consulate both to Thiruvananthapuram, which has enhanced the internationalization of the city. All of these are big headline items that I've done. There's also a lot of local services that people are aware of over these years. So first message is, you've got an MP who cares, you've got an MP who has been there, who's been responsive, who's done work, and all of this will continue if you want me to do it. Second message is, what is the politics behind the election? This is an election about the future of India. What kind of India do you want to leave behind to your children? What kind of India do you want to live in? And the very strong message I've been giving people is, look, if the BJP comes back yet again, they have a vision of India which is, frankly, very bluntly, one language, one nation, one religion, one leader, one party. That's the kind of, and one election as well, they're now saying, that's going to be their approach. Whereas ours is one of inclusion, of celebrating diversity and pluralism and all the wonderful characteristics that we in Kerala have got used to and love so much. So to my view, people in Kerala will have to decide for themselves, who do they want to see running this India? And this is frankly the main question before the electorate all the time. And they know that I have been a voice for all these qualities of India's diversity and pluralism in Parliament and outside Parliament, on national and international stages. And if they want my voice to speak for them, this is their chance to put me there. You tell about the development and your voice, but the opposition leaders and the other candidates are saying you did nothing to this. Well, that's why I released a 68-page report today in both Malayalam and English, so they can read in whichever they can understand, and they can understand for themselves that what they're saying is absolutely without any basis. Frankly, it's also an insult to the voters of Thiruvananthapuram. Because if I had really done nothing, do you think the voters are so foolish that they would have brought me back for a record 15 years? We all know no MP has ever served in Thiruvananthapuram for so long.
And the reason it's happened is because the voters have seen and liked what I'm doing. So it's a bit of insulting to the voters to say I've done nothing, because then they wouldn't have put me back here. As a CWC member, I'm asking, so what's the figure of the Congress in this election? No, that we don't actually sit around behaving like astrologers. I think we expect and intend to form the government after the 4th of June. But how many seats, where and how depends. There's a lot of campaigning to be done in the weeks and months ahead, and I think we will see in that period of time a genuine shift in the mood. Already we are seeing the BJP is clearly in panic. They've gone around wooing back all the allies they had unceremoniously dropped from the NDA in the past, whether Mr. Chandrababu Naidu, who had moved a vote of no confidence against Mr. Modi and attacked him, whether it's the RLD in Uttar Pradesh, they're now talking to the Akalis. They're desperate. They obviously see that they don't have a majority without allies, and they're trying desperately to get those allies. But we believe even with those allies, they will not get a majority this time. Last question about your mother. After every 85 old age, That's what I only heard the announcement. I don't know how the mechanics of it work. But certainly, if there are forms to be filled, we'll fill them, because she is 3 times she has come and voted for me very patiently, and now she's well past 85. It might be wonderful to benefit from this new rule where the election officials will come home and take her vote. Let's see. I'll find out about that. Thank you very much. फेज में चुनाव होंगे। 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग है और 1 जून तक जो है ये प्रक्रिया चलेगी। 4 जून को रिजल्ट आएगा। अब तो जो लोग चुनावी राजनीति करते हैं उनकी सांसें भी थोड़ी अटकती हैं, लेकिन कितनी तैयारी है आप लोगों की? भाई हम लोग तो शुरू से तैयार है और हर महीने चुनाव की तैयारी करते रहते हैं। एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। हमारी पार्टी जो है बराबर सक्रिय रूप से हमारी हर प्रकार की चीज़ों को देखकर, संगठन के सभी स्थिति को जानते हुए हम लोग बराबर चुनाव के मूड में रहते हैं। इसलिए कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। वो लोग समझें जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, झूठों का बाजार गर्म कर रहे हैं। झूठ का बाजार गर्म करने में जिनको माहिर हैं जो लोग, वो लोग समझें। उनके लिए चुनाव धड़कन होगा। हमारे लिए चुनाव तो एक चुनौती है। निश्चित रूप से हम मिलकर के चुनाव लड़ने वाले हैं और एनडीए गठबंधन पूरी तरह से, अब तो 400 से भी ज़्यादा पार की स्थिति हमें परिलक्षित हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। 400 से भी ज़्यादा स्थिति हमारी रहेगी और पूरी तरह से इंटैक्ट है एनडीए गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में यह चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होगा। ये देश के लिए जो हम स्वर्णिम काल में ये चुनाव होने जा रहा है, आने वाले 25 साल का भविष्य ये चुनाव तय करेगा। जो हमारा संकल्प है विकसित भारत का और गरीबों की गारंटी का, हमने गरीबों के हर लाभ को जो हमने गारंटी दिया, उन मोदी की गारंटी, ये चुनाव मोदी की गारंटी का चुनाव है। जन जन को गारंटी, हर समाज के लोगों को गारंटी। देश के अंदर एक स्वर्णिम इतिहास बनाने का 2000 आगे का जो हमारा 25वां वर्ष होगा, अगला 25वां वर्ष, तो निश्चित रूप से उस अगले 25 वर्ष का भविष्य भी निर्धारित होगा। और हमारे युवा बड़ी संख्या में सचमुच में जो नया मताधिकार 1,82,00,000 है, उसमें बालिका ज़्यादा हैं, लड़कियां ज़्यादा हैं और जो लगभग 22-23 करोड़ के लगभग 28 साल तक के युवा हैं। ये प्रसन्नता की बात है। युवा खुल करके मतदान करें। देश के स्वर्णिम भविष्य को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं युवाओं से अपील करूंगा कि वो खुल करके मतदान करें और बहुत जोशीले ढंग से, उत्साहपूर्वक देश के भविष्य को आगे बढ़ाने का। और हमारी महिलाएं भी, बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, तो महिलाओं का मतदान बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। महिलाएं बहुत जागरूक हैं, हर घर से महिलाएं निकल करके मतदान करेंगी, तो ये बहुत बड़े
सहभागिता महिलाओं का जो महिला बिल पास हो चुका है, तो आने वाले दिनों में महिलाओं के लिए एक बहुत ही सजग कह सकते हैं कि महिलाएं सजग हैं और जागरूकता पूर्वक वो मतदान करेंगी। बाबा या कि 4M पर खास तौर से नजर रहेगी, मनी पावर, मसल पावर, मिस इन्फॉर्मेशन और MCC का वायलेशन। ये तीनों जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इन चारों का अगर कहीं पर भी वायलेशन होगा या कहीं पर भी इस तरह की चीजें होंगी तो सख्त कार्रवाई। बहुत अच्छा है, ये तो निश्चित होना ही चाहिए। ये 4M जो है, मनी, मसल पावर और जिस प्रकार से मिस इन्फॉर्मेशन और फिर जो कोड ऑफ कंडक्ट का जो वायलेशन है, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही सार्थक कदम है, इसका स्वागत है। एक में भी 7 फेज में होंगे, चूंकि बड़ा स्टेट है। बिहार और बंगाल, यहाँ भी 7 फेज में चुनाव होंगे। हर फेज में कुछ सीटों को लिया गया है। क्या लगता है आपको कि जो एक कोशिश होती है निष्पक्ष चुनाव कराने की, स्वतंत्र चुनाव कराने की, खासतौर से अगर मैं बिहार की बात करूं तो कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को? भाई, चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ये नारा नहीं है, ये वास्तविकता होने वाली है। और मैंने बताया भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और ये कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता पूरे 12 महीने समाज की सेवा में लगे रहते हैं और इस बार तो बहुत सौभाग्य की बात है कि पिछले 10 वर्षों से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उन्होंने गरीब कल्याण के लिए 200 से अधिक योजनाएं चालू की हैं और उसका लाभ, सरकार की योजनाओं का लाभ सीधा सीधा समाज के हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय तक पहुंचा है और बिना किसी बिचौलिए के पहुंचा है। तो इसलिए जनता एक बार फिर आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। चुनाव आयोग के जो कमिश्नर है, उन्होंने पारदर्शिता की बात भी करी और नए वोटर्स जो है करोड़ों की संख्या में जुड़े हैं। यूथ के ऊपर फोकस किया गया, डिसेबल्ड जो हैं और बुजुर्ग जो है उनके सहूलियत के लिए बात करी गई है। मैंने बताया कि चुनाव आयोग बहुत निष्पक्षता के साथ सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए चुनाव करवाता आया है और इस बार भी ऐसा ही है। लगभग 2 करोड़ के करीब नया वोटर भी है और 85 ईयर्स से ऊपर के वोटर को घर से वोट देने की सहूलियत भी दी गई है। उसका अपना एक प्रोसीजर होगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमने कई बार जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनको मैंने पोलिंग बूथ तक व्हील चेयर पर या अन्य माध्यमों से जाते हुए देखा, कई बार स्ट्रेचर पे भी जाते हुए देखा है। इस बार ये उनका जो बात है बहुत प्रशंसनीय है कि हर वर्ग को, हर व्यक्ति को आह्वान भी है, हमारा भी आह्वान है कि उनको अपने इस मतदान का उपयोग जरूर करना चाहिए, उनको अपने इस राइट का उपयोग जरूर करना चाहिए ताकि पूरे देश के जनता के कंसेंसस से सरकार बन सके, मोदी जी एक बार पुनः प्रधानमंत्री बन सके। जो पोल्स की आपने डेट की बात करी, सर 19 को पोल्स शुरू हो रहे हैं और 7 फेजेस में पोल्स हैं, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत समय से आम चुनाव का इंतजार हो रहा था। चुनाव आयोग बहुत निष्पक्षता के साथ पूरे देश के अंदर बहुत पहले से ही ऑटोनॉमस बॉडी होते हुए निष्पक्षता के साथ चुनाव कराता है और इस बार भी ऐसा ही होगा और हो भी रहा है। जिस तरह से चुनाव आयुक्त ने सारी जानकारी
इलेक्शन डेट डिक्लेयर हो गई है, मैनपुरी से आप कैंडिडेट भी है, कैसे देख रही हैं? 7 मई को मैनपुरी में वोट पड़ने वाले हैं, आप अपना मत भी सेविंग बूथ पर डालेंगे, आप भी अपना वोट कैसे देख रही हैं इस बार के चुनाव को? जो डेट समझती हूँ इस बार के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं प्रदेश के सभी लोगों से कहूँगी कि बहुत सोच समझ के इस बार चुनाव अपना वोट डालें, क्योंकि यह चुनाव जो है यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है, महिलाओं को सुरक्षा मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है, हमारे किसान भाइयों को एमएसपी मिले या ना मिले ये उसका भी चुनाव है। अब मैम इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि 85 वर्ष से ज़्यादा उम्र की महिलाएं घर पर वोट डालेंगी, लोग वोट घर पर डालेंगे, ऐसा चुनाव आयोग ने व्यवस्था की है। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो, अगर 85 इयर्स की जो महिलाएं हैं उनका वोट कोई भी हो, अगर घर जाके वोट डाला जाएगा तो निष्पक्ष तरीके से यह वोट लिया जाए, हमारी खाली यही निवेदन है चुनाव आयोग। आपके क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे आप? मैंने बताया अभी आपसे कि प्रदेश में लोगों को रोजगार चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, किसानों को राहत चाहिए, सस्ता बिजली, सस्ती पढ़ाई, सस्ती खाद्य सामग्री चाहिए, तो उन मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। धन्यवाद। अरे भैया चैलेंजिंग मानते हैं 2024 का चुनाव? देखिए, चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव का तिथि घोषित किया गया और उसका जो निर्देश दिया गया है, निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का हम स्वागत भी करते हैं और पूरी तरह से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी को संयम के साथ निर्देश का पालन करना, और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा संवैधानिक संस्था का सम्मान करती है और उसके दिशा निर्देश को पालन करते हुए लोकतंत्र के महापर्व में पूरी तरह से सकारात्मक भाव से भागीदारी करती है और सबको इसका सम्मान करना चाहिए। सामाजिक सद्भाव के साथ जनता के विश्वास को जीतने का प्रयास करना चाहिए। चैलेंजिंग है सर 2024 चुनाव? 2024 एक तरफा चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने को प्रधान सेवक कह के सेवा के भाव से काम किए हैं और जो कहे हैं वो किए हैं। जो गारंटी उन्होंने जनता को दी, जो विश्वास उन्होंने दिलाया, उस विश्वास पर उन्होंने खरा उतरा है। जनता इस मेहनत का फल भी देगा। सीट शेयरिंग कब तक हो जाएगा सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनडीए में पूरी तरह से लोग गौरवान्वित है कि हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे भी और उनके नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। एक मिनट की घोषणा हो गई है चुनाव हो गई है चुनाव की, कैसे देखते हैं? तो लड़ेंगे हम लोग सब चुनाव। सर कितनी चैलेंजिंग मानते हैं 2024 का इंडिया? कोई चैलेंजिंग नहीं, बीजेपी बुरी तरह हारेगी।
दिल्ली में छठे चरण में चुनाव है, कैसे देखते हैं आप आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है? देखिए, आम आदमी पार्टी इस चुनाव के ऐलान का स्वागत करती है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और हमें इस बात का भरोसा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार रही है, जिस तरह से संविधान, लोकतंत्र, सभीयों की धज्जियां उड़ाई गईं, मुझे लगता है कि आज खास तौर से जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पूरा पर्दाफाश हुआ है और उसमें पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से एक आधुनिक भ्रष्टाचार का जाल जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बछाया गया। मुझे लगता है कि ये सब जनता देख रही है और जनता के पास अभी तक अपनी आवाज़ उठाने के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे। लोग सड़क पर आए, लाठियां चली, कीलें बिछाई गईं, लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते थे। मीडिया में अगर आवाज़ उठाते तो आवाज़ बंद कर दी जाती थी। मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र का जो पर्व है चुनाव, वो जनता को अपने दिल की आवाज़ को व्यक्त करने का बड़ा माध्यम है और जनता इसमें बदलाव करेगी। दिल्ली आम आदमी पार्टी का, क्योंकि कल आप लोगों ने शुरुआत की, आप यहाँ के कन्वेनर हैं, दिल्ली के लिए क्या तैयारियां, क्योंकि गठबंधन में पहली बार कांग्रेस के साथ आप चुनाव देखिए, हम पूरी तरह से तैयार हैं और दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर ये गठबंधन चुनाव जीतेगा। दिल्ली के अंदर एक बड़ा बदलाव इस बार होने जा रहा है और उसके लिए आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके मजबूती से चुनाव लड़ेगी। लेकिन कांग्रेस ने कई 3 सीटों पे अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। आप लोग का कहना था कि सामंजस्य के साथ कैंपेन करेंगे, लेकिन जहां कैंडिडेट ही घोषित नहीं, कैसे? मुझे लगता है कि पर्याप्त समय है। जिस तरह से छठे चरण में दिल्ली का चुनाव है, इलेक्शन घोषित हो गया है, मुझे उम्मीद है कांग्रेस भी जल्दी कैंडिडेट घोषित करेगी और हम मिल करके मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं, कैंपेन कब से शुरू करेंगे? अरविंद केजरीवाल कब से जाएंगे? कैंपेन तो हमने शुरू कर दिया है, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा के अंदर भी और गुजरात के अंदर भी। अब तिथियों की घोषणा के साथ उसी तरह से नॉमिनेशन, रैलियां, प्रचार का कार्यक्रम बनेगा और जहां जहां उसकी डेट तय होगी उसमें अरविंद केजरीवाल जी प्रचार करेंगे। नई सरकार बनेगी, कैसे देखते हैं आप इसे? हम चुनाव आयोग के निर्णय का स्वागत करते हैं और जब 4 जून को नई सरकार बन रही होगी, माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में सबको दिखाई दे रहे होंगे, वो क्षण जो है वो हर्ष और उल्लास का होगा। 25 मई छठे चरण में दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं और मुझे विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पर। माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और जिस विकसित भारत की बात माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार अपने संकल्प में ले रहे हैं, उसकी पूर्ति के लिए हम सब अपनी आहुति देंगे। जी सर, दिल्ली के 7 कैंडिडेट्स के नाम जो हैं डिस्क्लोज कर दिए गए हैं, जिसमें कुछ फेस ऐसे हैं जो यंग हैं, न्यू हैं, जैसे बांसुरी स्वराज हो गए, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड से वो बिलोंग करती हैं। इसी तरह के 7 कैंडिडेट्स अपनी अपनी जगह से बहुत स्ट्रांगली जो है फील्ड करे हैं बीजेपी ने। तो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को कैसे देखते हैं, इनके अगेंस्ट? देखिए, भ्रष्टाचारी गठबंधन का अलायंस में कौन कैंडिडेट होगा वो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिल्ली की जनता जानती है कि ये दोनों दल कल तक एक दूसरे को गाली देते थे, आज अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक साथ आए हैं। हमारे 7 उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के 7 उम्मीदवार अनुभवी हैं, संगठन करता है, संगठन में काम करने का अनुभव है और सब अपने अपनी फील्ड के उसमें योग्यता लिए हुए हैं और मुझे विश्वास है कि उन 7 को जनता का भी आशीर्वाद मिलेगा और 7 भारी बहुमत से जीतकर माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देंगे। जी सर, दिल्ली की जनता से क्या अपील करेंगे, किस आधार पर जो है बीजेपी को वोट दें और क्या चीज़ें केजरीवाल की पार्टी के बारे में या इंडिया अलायंस के बारे में ध्यान रखें कि किस तरह से जो है उनको ना वोट देने के जो रीजन? मैं सिर्फ 2 बातों पे आपका ध्यान केंद्रित करता हूँ। पिछले 10 वर्षों में भारत की छवि पूरे विश्व में, माननीय प्रधानमंत्री की जो कार्य हैं दिल्ली में भी और देश में भी, और जो कहा वो करके दिखाया। अगर हमने धारा 370 अपने घोषणा पत्र में कही तो हटा के दिखाया, हमने श्री राम मंदिर के निर्माण की बात कही तो होके दिखाया, हमने अगर पूरे हिंदुस्तान में सड़कों का जाल बिछाया तो करके दिखाया।
Election Commission of India announces the dates of elections, but unfortunately not says a single word about the assembly elections of Jammu and Kashmir. What's your overall reaction about this? Well, it's disheartening. On one side, the government of India and the Prime Minister himself wanted one nation, one election. 4 states, they are holding state elections as well as parliamentary elections. Why is this state being denied? And every party, whether it's BJP, whether it's other parties, everybody wanted elections. What is the reason? If they say the security is the reason, I don't think so. They're shouting from the top of the mountains that security is fine here. Then how is it that security is all right for parliamentary election and not for the state elections? As you also said, they are shouting for the Mountain tops. PM also said that Jammu Kashmir is the Parivar of PM. There you are. Then when he came here, I think Election Commission should rethink on it. Rethink. And they should rethink, give state the power of holding their election. So that this state can have their own government, not lieutenant governor, own government. And the state should be restored rapidly. Sorry. Do you think this is not the disappointment for the political leaders, parties, or also for the people of It is for the people. Assembly member is responsible for the people. The government officer is not so much responsible. He doesn't have to fight election again. Now, I have one apprehension here. According to the Supreme Court, they announced that the elections of the Jammu Kashmir will be held on 30th of September. But after this election, which will be concluded on the counting 4th June, Amarnath Yatra will be also start. Can we say this is the delay tactics? Maybe they will say that in September it's not also possible because the Yatra is now security issue. Anything can be possible. Knowing what they did today, they may not hold election for years. Even in September. Keep us under their foot. So what about September? Do you think they will hold? I don't know. I have no idea. God only knows. Being a member of parliament, how much you are confident now coming these elections? Inshallah, people will vote for National Conference. We stand for them. We'll keep on standing for them. We'll fight for their rights till breath is in our body. One and last, I forgot one thing. In the Election Commission of India says it is the local administration feedback. They said that the possibility of election is not possible. Because the local officers want to stand in command. They don't want to lose their pleasures, which the government will do. They'll make them work. And they will feel what government is. Today there are masters. Their mastery will fall the day election is announced here. Thank you very much for being there. आज साफ तौर पे आड़े हाथों ले लिया प्रधानमंत्री ने चुनाव की घोषणा। 10 साल आप प्रधानमंत्री हैं, 10 साल बाद भी अपनी कोई उपलब्धि बताने की बजाय विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं। आप क्यों विपक्ष पर हमला बोल रहे हो? भाई हम तो विपक्ष में, हम पर क्या हमला बोल रहे हो? हम थोड़ी सरकार में कि आप हमसे सवाल पूछ लो या हम पर हमला बोल दो। हमला आप पर बोला जाएगा, सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जवाब दो। 10 साल बाद भी अगर आपको विपक्ष पर ही हमला करना है तो माफ कीजिएगा, आप विपक्ष में रहने लायक हैं, आप सरकार में रहने लायक नहीं हैं। सर, आप लोगों के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? क्या पिछली बार जैसे एक राफेल बहुत बड़ा मुद्दा रहा था जिसके ऊपर पूरा चुनाव लड़ा गया था, इस बार आप कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं और मुख्यतः राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कास्ट सेंसस को बहुत प्रमुखता से हाईलाइट किया है कि देश का एक्सरे जो पिछले 10 साल में अलग अलग वर्गों के साथ अन्याय हुआ है, नौजवानों के साथ हुआ है, महिलाओं के साथ हुआ है, आदिवासियों के साथ हुआ है, मिडिल क्लास के साथ हुआ है, श्रमिकों के साथ हुआ है, वो उसकी बात राहुल गांधी बड़े मुखर होकर उठा रहे हैं। फिर आप बात करते हैं सामाजिक पिछड़ापन है उसमें, तो उसके लिए आपको गिनती तो करनी आवश्यक है, किस वर्ग की कितनी संख्या है, तभी आप नीति निर्धारण कर पाएंगे।
जैसे राहुल जी कहते हैं कि एक एक्सरे रिपोर्ट की आवश्यकता होती है इलाज करने से पहले, तो बिल्कुल ये हमारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। पिछले 10 साल में जो इस सरकार ने किया है उसके खिलाफ जो एक माहौल बना है वो भी ये बहुत सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी बहुत 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। महिला सुरक्षा आप देख रहे हैं, रोज सुनते हैं, रोज देखते हैं क्या हालत है, वो भी ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। किसान जो आज भी दिल्ली के बाहर इंतजार करते हैं दिल्ली में घुसने के लिए, एमएसपी उनका एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिस तरह से सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के लिए, कुछ अपने दोस्तों के लिए सरकार ने काम किया है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। एनडीए ने नंबर दिया है 400 पार का, आप लोगों ने भी कोई नंबर दिया और क्या चेहरा भी कोई होगा इंडिया अलायंस की? देखिए, ये जो 400 पार वाले हैं, रायसीना बाहर होने वाले हैं, ये बाहर होने वाले हैं, इनको बोलने दीजिए, नारे लगाने दीजिए। लेकिन हम बिल्कुल आत्मविश्वास से लबालब हैं। हमें मालूम है कि जनता what will be the strength of and in India, Election Commission is expected to be independent, impartial and neutral. Election Commission as a mandate. Election Commission draws its powers from our very constitution. It means Election Commission should ensure free and fair elections. Election Commission should ensure level playing field to all the political parties. This is what we expect from Election Commission. Now the schedule has been announced. 7 phases. Longer the period of campaign and elections always goes to the advantage of the political party in power. That is where the Election Commission should see all the political parties have level playing field. Election Commissioner, Chief Election Commissioner himself has admitted there is money power, muscle power and all such things. What the Election Commission is going to do to contain the money power? In the last elections also we saw lot of money used in the elections. But how to stop this? How to check this? What the Election Commission is doing? How the cases are registered? How the cases are pursued? Anybody is punished? Nobody knows. We keep talking about use of money power. So how to check that money power? And if one talks about model code of conduct, it is not just to opposition parties and leaders. The model code of conduct should be applied to the party in power, starting from the Prime Minister down to the leaders of the party in power. Whether the Election Commission is able to do that, all such things are there. Anyway, now schedule has been announced. Every party will get ready, and our party, the Communist Party of India, is also working out its preparations, tasks to participate in the electoral battle. That has been now formally announced by the
Election Commission. Also request to the new voters, No, women voters. there are two things. One, there is a movement in our country, 100% voting. That means all voters should go and vote. It's a very good idea and great objective. And all parties will have to take note of this, how to encourage our voters to go and vote. Even we have started the nota. If people do not want to vote any particular party, they can register their votes under nota. Now, the counting itself is a problem. EVMs, people are questioning the credibility of EVM. Election Commission has not made anything clear. VVPAT, we have been demanding 100% voting of VVPAT slips. What Election Commission is going to do, we will wait and see, because the Election Commission has not said anything on this issue, even on the question of EVMs. So there are, what you ask is right. New voters, women voters, all must be encouraged to go and vote without fear. At the same time, their votes must go to the symbols or the parties which they want to vote. That is where the question of VVPAT counting is demanded. So Election Commission will have to give serious thought to this and cannot keep quiet on these issues. Okay, also CEC 49 times court already talk about and rejected the things, and result is the proof. All said and done, why people doubt EVMs? Why people question the credibility of EVMs? So Election Commission should take note of this. They cannot escape from what the courts have said. The issue has gone to court. Issue has gone to court. We asked for counting of VVPATs in one assembly, full assembly, in one Lok Sabha constituency, but court didn't agree. So there are many issues, but the point is they remain. People have questions with regard to EVMs, with regard to counting of VVPAT slips. Election Commission cannot look other side. Election Commission should take note what people are saying. One more last question requested to the political and abuse. That should be told to everybody, not only to the opposition parties. Starting from Prime Minister, all should conduct the campaign in a dignified manner, and issues must be debated during campaign, during public speeches. That should be applied to everybody, and only opposition parties should abide by all these guidelines. What about the leaders who are in party which is in power, and starting from Prime Minister, how we conduct the campaign? That is a matter of concern, and all should be treated equally. And the Election Commission should be neutral, and Election Commission should uphold the model code of conduct, not only to the opposition parties, but the party in power also. Okay, thank you so much.
Commission has announced the date for general election. We welcome the schedule for elections. India is the world's largest democracy. It's an opportunity now for us to go between the people and put forth the work done by Prime Minister Modi's government over the last 10 years. Take that report card, a report card of positivity, a report card of development, a report card of performance, a report card of a person who sees himself as the Pradhan Sevak, serving the whole country and treating the whole country as his family. It's a positive agenda, an agenda that will now be implemented to make India a developed nation by 2047, taking ahead what began in 2014 as Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas, and Ek Bharat, Shresht Bharat. We obviously welcome it, and the people of India, I'm sure, will give a very strong and overwhelming mandate to Prime Minister Modi to keep the good work going further. करते हैं, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पिछले 10 सालों में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस सेवा भाव से काम किया है, जो एक सकारात्मक एजेंडा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, एक भारत श्रेष्ठ भारत, पूरे देश को एक परिवार के रूप में, प्रधान सेवक के रूप में सेवा भाव से जो काम किया है मोदी जी ने, उस एजेंडा को लेकर जनता के बीच जाएंगे और हमें आशा है कि जनता इस पे आशीर्वाद देगी और एक बार फिर मोदी जी की सरकार बनेगी उनके नेतृत्व में और भारत को विकसित देश बनाने की जो एक लक्ष्य हमने सामने रखा है, उन्होंने रखा है, उस लक्ष्य पे और गति से हम आगे बढ़ेंगे। डेट्स अनाउंस कर दी हैं। 7 फेज में होगा इलेक्शन और 19 अप्रैल से पहली पोल डेट स्टार्ट हुई है, तो क्या कहेंगे कि कैसे देखते हैं इन तारीखों को और आगे आने वाले चुनाव को? देखिए, आज चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान कर दिया है, आदर्श आचार संहिता लग गई है। अब उड़ीसा में 13 मई से जून 1 तक 4 चरण में मतदान का घोषणा हो गया है। कांग्रेस का क्या तैयारी है और इसका क्या असर पड़ेगा? नहीं, जब भी चुनाव होगा, होना ही है, अप्रैल मई में चुनाव होता है तो मुझे लगता है कि उड़ीसा का जो चुनाव होगा वो 13 मई से शुरू होकर 1 जून तक चलेगा। उसमें जो 4 फेज में ये चुनाव को खत्म किया जाएगा। तो ठीक है, जो भी इलेक्शन कमीशन ने तय किया हमें उसी हिसाब से चलेंगे, लेकिन बात ऐसा है कि जो लंबा पीरियड जो टोटल देश में जो चुनाव होगा वो 19 अप्रैल से शुरू होगा। तो ये
चाहे लेवल प्लेइंग फील्ड को लेके हो, चाहे ये हो कि सबके ऊपर भी कार्रवाई हो, प्रधानमंत्री से लेके अमित शाह गृह मंत्री तक के बयानों के ऊपर, कैसे देखते हैं आप? अगर ऐसा होगा तो अच्छा लगेगा। हम तो यही कहते हैं कि चुनाव के समय सीसी हमारे माई बाप होते हैं, सारे तो मैं उनके पास ही रखूंगा। उम्मीद भी करूंगा कि हमारे देश में जो चुनाव होने वाला है वो सही सलामत हो, लोग आम लोग निश्चित तरीके से निर्भय होकर, निडर होकर सब मतदान करें और चुनाव में निष्पक्षता बरकरार रहे और सबके साथ न्याय हो, सब पार्टी के साथ। मैं कुछ बोले तो हाँ, दूसरे कुछ बोले तो ना, ये नहीं होना चाहिए। तरह तरह की घटना जब घटते हैं कभी तो हमें बुरा लगते हैं, तो हम चाहते हैं कि शुरू से ही हम ये बात करते आ रहे हैं कि सबके लिए समान अधिकार है, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। बस यही हमारा मांग है, ज्यादा कुछ नहीं। 7 चरणों में जो चुनाव हो रहा है उससे आप सेटिस्फाई हैं? आप देखिए 7 चरण में चुनाव क्यों, अगर इलेक्शन कमीशन अगर सही समझे 10 चरणों में भी चुनाव किया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि पिछले साल में भी 7 चरणों में चुनाव हुई थी, तो इसका मतलब यह स्पष्ट रूप से साबित हो जाते हैं कि जमीनी हकीकत कुछ बदले नहीं, स्थिति कुछ बदले नहीं। 7 चरणों से मैं बाहर नहीं आ सकती। इतना डिजिटल इंडिया की बात होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, इतने सारे हमारे देश में सब कुछ आधुनिक बनाए जाते हैं, लेकिन 7 चरणों में हम फंसे हुए हैं। ये भी एक देखने की चीज होते हैं। और दूसरी बात यह है कि अच्छा लगते कि ये चारों स्टेट के साथ साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाते तो अच्छा लगता। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर तक चुनाव कराने के निर्देश दे चुके हैं, लेकिन हम लोग सितंबर मास तक क्यों हम इंतजार करते हैं? बाकी 4 राज्यों में जब चुनाव हो रहे हैं तो क्यों ना भला जम्मू कश्मीर में हो जाते। इसके अंदर क्या राज है पता नहीं कि हर जगह चुनाव होते हैं। हमारा घाटी में वहां लोकसभा के चुनाव होते हैं लेकिन विधानसभा के चुनाव नहीं होते, तो ये क्यों? ये मेरा तरफ से जरूर सवाल है। सर एक ये बात, ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जो है कि बयानों को लेकर उन्होंने कहा कि बयान जब आते हैं बड़े कटु बयान आते हैं, शायरी भी, शेरो शायरी भी सीसी साहब ने सुनाई, उसके जरिए कहा कि दुश्मनी करो लेकिन ऐसा ना हो कि जब दोस्ती करने का मौका मिले तो दोस्ती ना करो, शर्मिंदा ना हो, ना तो उसको देखो हमारे नेता राहुल गांधी वही बात करते हैं। उनका ही झलक हमारे सी साहब की लब से निकल गए कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान। तो नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात तो हमारे नेता कह रहे हैं, वही नफरत और मोहब्बत की बात हमारे सी साहब ने भी कह रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा उनकी लफ्ज सुनकर। आज उनकी भाषण में इतने सारे विस्तार से उन्होंने भाषण दिए हैं कि मुझे लगता है अगली चुनाव में और किसी को भाषण देने की जरूरत नहीं होती, अगर सही मायने तो, क्योंकि उसमें मोरालिटी है, आइडियोलॉजी है, पॉलिटिक्स है,
लोगों को डराने का मतलब का गुड गवर्नेंस होते हैं, लोगों को गुमराह करने के मतलब का गुड गवर्नेंस होते हैं। हमारे पिछले दिनों के सारे कामयाब देशवासियों ने जो किए हैं, देश की पिछले सारे सरकार जो किए थे, सारे को नकारना, ये का गुड गवर्नेंस की नतीजा होते हैं। गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है? अगर यह है कि मोदी जो सोचे वही गुड गवर्नेंस है तो अलग बात है। मोदी जी जो सोचे अगर वही गुड गवर्नेंस है तो मतलब गुड गवर्नेंस की एक अलग डिक्शनरी लिखना पड़ेगा। 400 पार का जो उन्होंने नारा दिया है, उसके आप लोगों ने भी कोई नंबर सेट किया है इंडिया अलायंस? देखिए, नंबर सेट हमें करने की अधिकार नहीं है, क्योंकि ये जो 400 नंबर की बात कर रहे हैं ना, ये अहंकार की एक प्रकाश है। अहंकारम बलम दर्पम, ये मोदी जी की सरकार की एक चेहरा होते हैं। आपका वोट, आपसे हम आशीर्वाद मांग सकते, दुआ मांग सकते, दया मांग सकते। आपका वोट मेरे जेब में रखे हुए कोई फिक्स डिपॉजिट तो नहीं है, कोई पेटेंट तो नहीं है कि मैं कह देते हैं 400 सीट। तो इसीलिए ना आम लोगों के अंदर एक शंका पैदा होते जा रहे हैं कि बिना चुनाव होते हुए 400 पार कराना के मतलब क्या ईवीएम में कोई कार्रवाई होगी क्या? ईवीएम में कोई घोटाला होगी क्या? ये लोगों के अंदर एक शंका पैदा कर देते हैं सरकार की अहंग। लोग ये सोचने लगे हैं कि बिना चुनाव कैसे कह सकते हैं कि 400 पार कर देंगे। इसका मतलब है ईवीएम में छेड़छाड़ होगी क्या? बिना छेड़छाड़ ईवीएम, बिना चुनाव कैसे कह देते हैं? ये कि इसके पास क्या तिलस्मी है? ये क्या जादूगर है? क्या है? लेकिन सर, मेरा आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल इसी बात पे, ईवीएम पे जब आप सवाल उठाते हैं, आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि कई बार सवाल उठते रहे लेकिन हर बार जवाब दिया है हमने। कोर्ट ने भी कहा है, लोग कोर्ट तक भी गए हैं, हम लोग भी सारी चीजें रख चुके हैं। उसके बावजूद जो है ऐसी चीजें जो हैं, अगर पॉलिटिकल पार्टी करती है तो ये उनके अपने ऊपर है। हम तो सफाई दे रहे हैं, चुनाव आयुक्त ने सफाई दे दी है और ये भी कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाएगी तो उसको भी देखेंगे। हाँ, बिल्कुल देखना चाहिए। मिस इन्फॉर्मेशन अगर ना हो, ये तो सही बात है। आज की तारीख में सारे दुनिया में तो मिस इन्फॉर्मेशन ही चल रहे हैं, फेक न्यूज ही तो चल रहे हैं। अगर हमारी देश की इस चुनाव आयोग के अंदर इस तरीके की रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर रहे तो अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन ना हो। ईवीएम पे सवाल है तो मैं क्या करें? हम तो नहीं फैलाते हैं। दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहां ईवीएम की बदले अभी बैलेट में आने लगे, तब्दील होने लगे। तो क्यों? सवाल है, सवाल है तो सवाल है। सवाल है इसका मतलब कोई इल्जाम नहीं लगाते हैं हम लोग कि हाँ हमारा चुनाव आयोग इसी काम करती है, नहीं कहते। चुनाव के समय हमारा चुनाव आयोग हमारा माई बाप होते हैं, उनसे हम मांग कर सकते